हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। हम स्पेशलाइज सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और फिर उसके बाद हम एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने जाना था कि उसमें कॉग्निटिव साइंस होता है और कॉग्निटिव साइंस में कई तरीके के सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई थी ताकि कॉग्निशन लाया जा सके। तो उनमें से एक सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम, और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में हमने ये जाना था कि उसमें एक नॉलेज बेस होता है और एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया में होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम जो मल्टीपल डोमेन में हो, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो है वो है एक्सपर्ट सिस्टम है। तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है और एक कोई स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एरिया में इसका यूज़ होता है, और ये एक्सपर्ट कंसल्टेंट की तरह काम करता है। एक ऐसे चीज़ बंदे की तरह काम करता है जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, यानी कि एक्सपर्ट कंसल्टेंट यानी एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट बंदे की तरह काम करने की कोशिश करता है। तो इस सिस्टम की एक और कैपेबिलिटी है कि ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन एरिया में, पर्टिकुलर डोमेन में, पर्टिकुलर नॉलेज एरिया में, पर्टिकुलर जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिकल, पर्टिकुलर फील्ड में आंसर प्रोवाइड करता है, बल्कि ये रीजनिंग भी देता है और कंक्लूजन्स भी देता है कि मतलब भाई वो बताएगा कि भाई ये आंसर्स हैं, ये कंक्लूजन्स हैं, ये आंसर्स हैं, ये सिम्टम्स हैं इस बंदे के, अच्छा ये बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब ये हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, ये रीज़न है, और इसका कंक्लूजन ये है, इसकी मेडिकल दवाई ये हो सकती है, इनकी दवाई ये हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी है, और ये दवाई हार्मफुल है नहीं है, किस डिग्री में लेनी है, क्यों लेनी है, क्या रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट सिस्टम बता सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम कई एरियाज़ में यूज़ होता है, इंश्योरेंस के एरिया में यूज़ हो सकता है, मेडिकल के एरिया में यूज़ हो सकता है। हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और कंपोनेंट्स में जाना था कि यूज़र इंटरफेस एक है, इंटरफेस इंजन दूसरा है और नॉलेज बेस तीसरा है। और हम यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, यानी एक एक्सपर्ट सिस्टम के पास यूज़र गया जाएगा तो उससे कैसे बात करेगा, कैसे एक डायलॉग क्रिएट करेगा। तो हमने बोला था कि अल्टीमेट इंटरफेस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि अल्टीमेट इंटरफेस ये होगा कि आदमी उससे क्वेश्चन पूछता जा रहा है और सिस्टम आंसर देता चला जा रहा है, यूज़र उससे बातें करता जा रहा है। अगर रास्ते में जा रहा है, अगर मान लिया सपोज उसने कोई एक्सपर्ट सिस्टम्स, इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही कि अगर आप घूमने जा रहे हो कहीं पर तो आपने बगल में कोई चीज़ देखी, जैसे फॉर एग्जांपल आज गूगल मैप से आप हर रोड का नाम जान सकते हो कि ये रोड कौन सी है। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। आजकल मैप्स जो आप यूज़ करते हो, गूगल मैप्स एक एक्सपर्ट सिस्टम का एग्जांपल है। वो आपको हर एक एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट लॉजिक का एग्जांपल है। मतलब लॉजिक की वहाँ पर उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम में लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक ऐसे सिस्टम का एग्जांपल है जो आपको हर रोड बता देता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे सिस्टम होंगे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वो हर चीज़ बताएगा कि भाई ये वाला पहाड़ है, ये चीज़ हैं, ये जो है इस समय मौसम ये हो रहा है, तो इस समय जो है पहाड़ में रेनबो इधर की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए है, कैसे ये पहाड़ बना, वो पूरी नॉलेज बेस के अनुसार आपको रीजनिंग देगा। अगर आप उससे पूछोगे कि अगर आप उसमें इन्वायरमेंट में कोई चीज़ पूछोगे तो वो आपको आंसर देगा। तो इंटरेक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। और कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट, जिसमें यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस जो होता है वो उससे यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, और अल्टीमेट इंटरफेस वो होगा जो यूज़र सारे इनिशिएटिव ले रहा है। और उससे दूसरा इंटरफेस भी हो सकता है। दूसरा इंटरफेस में एक गांव वाला बंदा आया और कंप्यूटर सारी चीज़ें पूछ रहा है और उसको आंसर दे रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं सारी चीज़ें, उसको प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस दे रहा है उससे पूछ कर। और फाइनली क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज यूज़र पूछने लगे, अगर यूज़र मान लीजिए सपोज एक जागरूक बंदा डॉक्टर के पास जाए और उससे सारी चीज़ें पूछे, तो जनरली क्या होता है, डॉक्टर देखता है
और उसके बाद एक स्लिप में लिख देता है ये बीमारी है। लेकिन अगर आपका एक्सपर्ट सिस्टम वाला डॉक्टर है तो आप उसके पास जाओगे, वो आपसे पूछेगा, आप उसके बाद सारी क्वेश्चनिंग करोगे, आधा घंटा 1 घंटा भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ये बीमारी क्यों हुई, क्यों ये हिस्ट्री है, किसने इसकी दवा निकाली, पहली की दवा क्या निकाली, मेरे को ये बीमारी है तो इस टाइप की बीमारी में क्या रिसर्चेज हैं, सारी चीज़ें एक्सपर्ट सिस्टम बताएगा। तो सबसे पहले यूज़र इंटरफेस है, उसके बाद इंटरफेस इंजन है। इंटरफेस इंजन मेन चीज़ है, लॉजिक यहाँ पर रिजाइड करता है, रीजनिंग यहाँ पर रिजाइड करती है। ये नॉलेज बेस के साथ इंटरेक्ट करता है और जो कंक्लूजन्स देता है और रीजनिंग देता है। ये जो इंटरफेस इंजन है ये ह्यूमन रीजनिंग को मिमिक करता है और ये बताता है कि भाई ये कंक्लूजन ही नहीं बताता, ये भी बताता है कि भाई ये क्यों, मैंने ये सिस्टम क्यों चूज़ किया, पर्टिकुलर स्टेप क्यों चूज़ किया। तो इसमें 2 बेसिक मेथोडोलॉजी है, पहला है बैकवर्ड चेनिंग, दूसरा है फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग का मतलब ये है कि सिस्टम एरर से स्टार्ट करता है और फिर बैकवर्ड रीजनिंग करता है, सिम्टम्स तक लेकर जाता है, मतलब क्या सिम्टम्स हैं ये देखता है बैकवर्ड चेनिंग में। फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है, रिवर्स एक्शन होता है। फॉरवर्ड चेनिंग में वो सिस्टम बताता है कि उस क्या है, मतलब अगर मान लिया आप प्रॉब्लम पूछोगे तो वो आपको उसके सॉल्यूशन बताएगा, वो कहेगा ये हो सकता है, अब आप मुझे बताइए और क्या हुआ। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताना स्टार्ट करता हूँ, एक डिटेक्टिव की तरह। जैसे डिटेक्टिव के पास आप जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो या पर्टिकुलर, तो आप बताते हो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर वो पूछता चले जाता है और उसके बाद रीजनिंग, फॉरवर्ड रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। तो बैकवर्ड चेनिंग हो सकती है, फॉरवर्ड चेनिंग हो सकती है। और एक चीज़ और एक्सपर्ट सिस्टम में, इंटरफेस इंजन में होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लिया सपोज अनसर्टेन डेटा को आपने इनपुट किया है, एक ऐसे डेटा को इनपुट किया है जो अनसर्टेन है, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, तो वहाँ पर रीजनिंग होनी चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, आधा अधूरा डेटा है, तो रीज़न कर सके, उस आधे अधूरी इंफॉर्मेशन से रीज़न कर सके। यानी कि एक रीजनिंग होनी चाहिए, और रीजनिंग कैसी होनी चाहिए, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, एम्बिगुअस डेटा को समझ के लेके, अगर इनपुट अनसर्टेन डेटा इनपुट हुआ है तो भी रीजन कर सके। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो नॉलेज बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये नॉलेज बेस से ही सारी चीज़ें इन्फर की जाती हैं। नॉलेज बेस कैसे रखना है, ये हर इंफॉर्मेशन कैसे रखनी है, ये भी डिटरमाइन करना होगा नॉलेज बेस में। मतलब इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया सपोज वो डेटा इन्फर करना चाहता है, एडिशनल डेटा इन्फर करना चाहता है, तो वो कैसे डेटा को मैनिपुलेट करेगा, कहाँ से डेटा उठाएगा और उसके बाद चीज़ें इन्फर करेगा। तो बेसिकली अगर कोई मेडिकल सिस्टम, अगर एक डॉक्टर का हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, तो मतलब तो वहाँ पर मेडिकल बीमारियों की डिटेल्स होंगी कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, और फिर वो बीमारी के आगे उसके सिम्टम्स होंगे। यानी कि डेटा ऐसा रखा जाएगा कि ये सिम्टम्स हैं, तो उसमें एक चेन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, एक स्ट्रक्चरिंग क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो इजीली डेटा को उठा सके और लॉजिक क्रिएट कर सके। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं कि अगर आपका पास एक्सपर्ट सिस्टम है तो उससे आप कहीं पर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, अगर मान लिया सपोज आप एक डॉक्टर हो सपोज, या आप कोई हिस्टोरियन हो, या आप कोई आर्कियोलॉजिस्ट हो, या आप पोर्टफोलियो एनालिसिस के एरिया में हो, या इंश्योरेंस के एरिया में हो, डेमोग्राफिक फोरकास्ट के एरिया में हो, आप कोई हेल्प डेस्क ऑपरेशन में हो, कोई मेडिकल डायग्नोस्टिक में हो, अगर आप कम्युनिकेशन नेटवर्क प्लानिंग में हो, अगर मटेरियल सिलेक्शन में हो,
तो आप एक्सपर्ट सिस्टम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपडेट कर सकते हो और जा सकते हो। मान लिया सपोज आप इनकम टैक्स का एक्सपर्ट सिस्टम है, वो इनकम टैक्स के बारे में सारी चीज़ें जानता है, सारी इन्फॉर्मेशन जानता है। आप कहीं जा रहे हो तो आप उससे पहले पूछ लो, लॉ के एरिया का है तो आप लॉ पूछ लो कि ये क्या क्या लॉ है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने से पहले आप पूछ सकते हो और फिर बाहर जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है डेटा का। तो ऐसा है कि अगर मान लिया सपोज दूसरे एप्लीकेशंस हैं, जो छोटे एप्लीकेशंस हैं, वो वहाँ से कंक्लूजन्स ड्रॉ करके उन्हीं कंक्लूजन्स के बेस पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी ब्रिज सिस्टम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आप एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम है, उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, सारे एक पर्टिकुलर क्वेश्चनिंग करते चले जा रहे हो, वो आंसर देते जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी इन्हेंस होगी। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको जो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछते जा रहे हो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई इस इंडिविजुअल टीचर आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है 50,000, 25,000, 30,000 अलग अलग किताबों से रेफरेंस उठा रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक से रेफरेंस उठा रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी देगा और क्वालिटी देगा। मतलब ऐसा नहीं है एक्सपर्ट सिस्टम बीमार हो गया तो प्रॉब्लम है, या तो सिस्टम मान लो कई बार मेंटेनेंस नहीं हुई तो सिस्टम बैठ गया है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज जब सिस्टम ऑन है तो आपको कभी भी देगा, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कंसिस्टेंट क्वालिटी डिसीजंस देगा। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि एक्सपर्ट सिस्टम एक ही पर्टिकुलर एरिया का बनाया जाए, एक पर्टिकुलर डोमेन का बनाया गया है। मालूम पड़ा मेडिकल फील्ड है, इंश्योरेंस फील्ड है, क्योंकि जब मल्टीपल सिस्टम की प्रॉब्लम्स, कोई इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, रिकर्सिव एक्सपर्ट सिस्टम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद लर्न कर रहा हो, जो खुद सीख रहा हो, ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बनाना डिफिकल्ट है। लर्निंग एक्सपर्ट सिस्टम बनाना डिफिकल्ट है। दूसरी बात, उसे मेंटेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट्स सिस्टम है, उसका नॉलेज बेस एक्सपर्ट है, उसमें लॉजिक्स हैं। तो उसको बनाने के लिए उतनी एक्सपर्टीज चाहिए होगी, उतना आदमी चाहिए होगा, एक्सपर्ट आदमी चाहिए होंगे, उतनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होगी जो वो उस एरिया एक्सपर्टीज को समझते हैं, जो समझते हैं कि ये रिजल्ट्स हैं, तो वो खुद भी एक्सपर्ट्स होंगे अपने एरिया के, और तभी वो उसको डेवलप कर सकेंगे। और कॉस्ट बहुत आ जाएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत आ जाएगी, तो उसे मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और उसको मेंटेन करने के लिए उसकी नॉलेज जो है एक्सपर्ट्स के पास होनी होगी। तो ये लिमिटेशंस है। मतलब आप मल्टीपल सिस्टम क्रिएट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एक एरिया के एक्सपर्ट तो नहीं मिल रहे हैं, आप मल्टीपल एरिया के एक्सपर्ट क्रिएट करने पड़े हैं। और मल्टीपल एरिया के एक्सपर्ट्स हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है कई बार वो आपस में कन्फ्यूजन है। मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया को आप मैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट आने चाहिए, वो सही आने चाहिए। जब एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे होगे तो आपके पास डेवलपर्स चाहिए होंगे उस टाइप के, डोमेन स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे उस टाइप के, जो उस एक्सपर्ट सिस्टम के आंसर्स को चेक करें, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स, लॉसेस, कंपोनेंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कंपोनेंट्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए। अब ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करेगा। यानी कि अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, हम एक्सपर्ट सिस्टम का कैसे यूज़ करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। तो रिस्क एनालिसिस में कर सकते हैं, मतलब उसको डेटा दो, ऑडिटी का डेटा दो, तो वो बता देगा भाई, मटीरियलिटी इवेल्युएट कर लेगा, वेरियस टाइप ऑफ रिस्क इवेल्युएट करके आपको दे देगा। इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन हो सकता है, वो कंट्रोल एरिया के एक्सपोजर्स के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑडिट के प्रोग्राम की प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्लान होंगे, मतलब जो ऑडिटी का, जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं
वो क्या कंपनी है, क्या टर्नओवर है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जानकर एक प्रोग्राम प्लानिंग क्रिएट की जा सकती है। मतलब इंटरनल कंट्रोल्स कैसे ऑडिट किए जाएंगे ये किया जा सकता है। और टेक्निकल एडवाइस में एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है। मालूम पड़ा अगर मान लें सपोज एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो उसमें उसकी क्या स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस होंगी, ये एक्सपर्ट सिस्टम कंफर्म कर सकता है। तो ये था बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम। यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम में एक पर्टिकुलर नॉलेज बेस होगा, एक पर्टिकुलर एरिया का स्पेशलिस्ट होगा, और उसके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होगी, और जो भी वो कंक्लूजन देगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग बताएगा। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। यूज़र इंटरफेस होगा, इंटरफेस इंजन होगा, यूज़र इंटरफेस कम्युनिकेट करने के लिए। इंटरफेस इंजन में एक लॉजिक होगा जो कि नॉलेज बेस का यूज़ करेगा, यानी तीसरे कंपोनेंट का यूज़ करेगा, नॉलेज बेस का। नॉलेज बेस में नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर डोमेन की, और डोमेन कोई भी हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो सकता है, डेमोग्राफिक फोरकास्टिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मेडिकल डायग्नोस्टिक हो सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो अब डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, मेडिकल डायग्नोस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, पर्टिकुलरली कैंसर, डीएनए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक साइंस है, उसमें पर्टिकुलरली हमने एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। एडवांटेज में बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नॉलेज ईजिली अवेलेबल हो जाती है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है। लिमिटेशंस ये है कि स्पेशलाइज सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत कॉस्ट आती है, कौन करेगा उसको मेंटेन, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि उस एक्सपर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जो उसे मेंटेन करेगा। एप्लीकेशन क्या होंगे एक्सपर्ट सिस्टम के, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में, वो हमने पढ़ लिया। रिस्क एनालिसिस में होंगे, इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन में होंगे, अगर ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, प्लानिंग करनी है, उसमें हो सकते हैं, टेक्निकल एडवाइस देनी है, उसमें हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउसिंग।